बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और नाज़रीन, हम प्रोग्राम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि शहर लाहौर की अहम खबरों के साथ साथ आप घर में मौजूद हों और आपको शहर की तमाम तर सूरत हाल से हम आगाह कर दें। आपका बजट भी मेंटेन कर देते हैं, किस तरह से आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं, सब्जियों की कीमतें क्या हैं, दालें किस कीमत पर मिल रही हैं, गोश्त मार्केट में किस कीमत पर अवेलेबल है, ये सब चीज़ें घर बैठे आप तक हम पहुंचा देते हैं। इसके बाद सेल्स प्रमोशन भी हम आपको बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि शहर में जो मुख्तलिफ जगहों पर सूरत हाल है वो किस तरह से है। अगर आपको इस मार्केट में जाना है तो कौन सा टाइम बेस्ट है जब आप जा सकते हैं। तो घर बैठे हमारी कोशिश ही होती है कि आपकी हर मुश्किल आसान करें। तो आज प्रोग्राम में कुछ नया आपके लिए है। वो कुछ नया क्या है उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और फिर आपको बताएंगे कि कुछ नया आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं। फिलहाल पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं। और शहर के मौसम की बात की जाए तो आज शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज गर्द आलूद हवाएँ चलने के साथ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश भी हो सकती है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद ही रहेगा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में जो है वो मामूली कमी देखी जा सकेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ज़्यादा से ज़्यादा जाने का इम्कान है वो 36 है, जबकि सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड किया वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद है, बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी दिन भर जारी रहेगा, जिसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 62% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने आज और कल मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया। और कल भी महकमा मौसमियात की जानब से पेशनगोई की गई है कि कल भी जो है जुमेरात के रोज़ भी बारिश हल्की हो सकती है। कल जुमेरात के रोज़ भी हल्की बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच जुनेद, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। टॉप स्टोरीज क्या हैं? हमारे पास लीड स्टोरी है डेली सिटी 42 की। 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात बहाल, हाईकोर्ट ने पैमरा की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कोरोना से बचाव के लिए मजीद हिफाजती सामान खरीदने से इनकार। कारोबार बंद, मुलाजिमीन परेशान, रेस्टोरेंट मालिकान भी मैदान में आ गए। 18 जुलाई को बड़े एहतजाज का ऐलान। सरकारी रेट पर आटे की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, वजीर आला उस्मान बुज़दार। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपका? दुर्रे नायाब, सबसे पहले पहली खबर की तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली हम सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत सारे हमारे वर्कर्स जो कि परेशान थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की नौकरियां महफूज हो गई हैं। नौकरियां तो चलें अपनी जगह एक जगह, लेकिन 965 घराने जो जिनके साथ उनके बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके अहले खाना है, उनका तमाम ज़िंदगी का जो रोज़गार है, मामलात है, वो जुड़े हुए थे, वो किसी हद तक महफूज हो गए। और इस दौर में जहाँ पे आप कुछ कमा नहीं पा रहे, कुछ रोज़गार आपको नया मिल नहीं पा रहा, जो अखराजात थे वो डबल हो गए हैं, तनख्वाहें आपकी कट लग गई हैं, कोरोना की वजह से हालात मुश्किलात हैं, वहाँ पे ऐसे आमिराना फैसला जो है वो समझ से बालातर है। फिर कानून आइन की बालादस्ती, कानून और आइन की बालादस्ती सिर्फ अब मुझे लगता है कि किताबों तक या आइन की जो बुक है उस तक रह गई है। और इस हुकूमत ने तो तकरीबन अब हर हद पास करना शुरू कर दिया है। और इदारों के इस्तेमाल पे हमेशा पीटीआई गवर्नमेंट ने बात की थी कि हम इदारों के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। और पहले दिन से यही काम हो, हम उनकी आज़ादी पे यकीन रखते हैं, हम उनको पूरा दायरा कार के मुताबिक उनको इख्तियार देते हैं। लेकिन अब उनको इस्तेमाल करने की बहुत सारी मिसालें जो हैं वो आपके सामने आती जा रही हैं। क्या खुद एहतसाबी के इदारे, क्या आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस तरह से काम कर रही हैं, हर इदारा और उसका जो अफसर है वो अपने प्रीव्यू से बाहर निकलता दिखाई देता है, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नाजायज़ इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है।
उनको इतनी शय कौन दे रहा है, ये एक क्वेश्चन है बिल्कुल। कि आपको यहाँ पे बोलने की इतनी शय हो जाए कि आप इखलाकियात को भी भूल जाएं और आप बोलते बोलते सब पे चढ़ दौड़ें, तो ये बात तो समझ नहीं आती। हमारा भी कोई मनसब है, हमने भी कोई अपने तरीकाकार, अपने दायराकार के अंदर रह के बोलना होता है, इसी को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आपके मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन किधर है? जहाँ पे इदारे ही कंट्रोल नहीं है आपके, आपको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है मुल्क में, और जब पता लगता है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। जब अब नोटिस लेते हैं तो माफिया नोटिस लेने के जवाब में आपको मजीद नाको चने चबा देता है। तो ये हालात जो है ना, ये संगीनी की तरफ लेके जाएंगे। और इस दौरान जो एक वाहिद आपके साथ अगर मीडिया खड़ा है, आपको पॉइंट आउट कर रहा है चीज़ों को, आपको बता रहा है, क्योंकि मैंने खुद बारहा ये सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी मुझे तो खुद हालात टीवी से पता लगते हैं। बिल्कुल। तो आप ये जस्टिफिकेशन देखें कि जी आपको अगर टीवी भी ना बताए, आपको अगर टीवी भी ये चीज़ें ना हालात के कंट्रोल और हालात की संगीनी के मुताबिक आपको इतला ना दे, तो आप मुझे बताएं ये गवर्नमेंट कहाँ खड़ी होगी? हाँ ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, आपको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो आप टेबल टॉक करें। आमराना सोच के अंदर तो कोई भी नहीं जी सकता। मैं अब इसी तरफ आने वाली थी कि चलें, ये तो एक चैलेंज था, आप उससे निकल आए हैं। आगे क्या अब हम ये चीज़ें सोच सोच के करेंगे कि हमने आवाम की राय नहीं पहुंचानी है, कहीं हम पर फिर कोई कदगन ना लग जाए, फिर हम पर कोई ऐसा इशू ना आ जाए? मुझे सिर्फ ये बता देना, अब क्या लोग इस खौफ में मुब्तला हो के अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए जाएंगे कि उन्होंने जो खबर देनी है वो इस तरह की ना हो कि उनकी वजह से कोई इस तरह से इदारे के लिए मसला बन जाए? फिर इस तरह तो आप ज़हनी तनाव का शिकार होते चले जाएंगे ना। किस तरह से हमारे लोग अपनी अंजाम देंगे? बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। और इस हवाले से सिर्फ जो चंद एक लोग रह जाएंगे, वो वाकई आपकी बात ठीक है कि ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो अंदर की बात जो वो देख रहे हैं उसको वो अगर लबों पे नहीं ला सकेंगे, उसको बयान नहीं कर सकेंगे, लोगों को बता नहीं सकेंगे, तो वो तो कुड़ कुड़ के मर जाएंगे। तो ये चीज़ें किसी भी तरह सूटेबल नहीं होती। आप एक सिविल डिक्टेटरशिप को जो है परवान चढ़ाने की तरफ लेके जा रहे हैं। सिविल डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। चीज़ों को मैनेज किया जाता है, चीज़ों को मसावी तौर पे बातचीत से हल किया जाता है, इस्लाह के मौके जो हैं वो दिए जाते हैं और इस्लाह के मौके खुद भी लिए जाते हैं। इसमें बेहतरी जो है वो दोनों पार्टीज़ की होती हैं। अगर मीडिया कुछ हाईलाइट कर रहा है और वो नाजायज़ नहीं है और वो आपके इल्म में भी नहीं है, आपके इल्म में भी वो मीडिया से आया है, तो आप कम अज़ कम उस पर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कोई एक्शन लेने के साथ साथ उसमें लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। बिल्कुल। और अगर मीडिया बहुत ज़्यादा जो आप समझते हैं कि जी झूठ बोल रहा है, जो हम पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैंने बारहा ये कहा है कि बाहर दिन हो तो उसको रात नहीं दिखाया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जब भी लोगों की बात करते हैं, मैं आपको आज एक पैरामीटर देता हूँ, हम जब लोगों की बात करते हैं, हम जब लोगों की महंगाई के हवाले से, उनके आमदोरफ्त के हवाले से, उनके हकूक़ की निशानदेही या उजागर करते हैं, तो इस चीज़ का गवाह है हमारा फेसबुक का पेज कि उसके अंदर जो रेटिंग आती है, यानी कि देखने वालों की जो नंबर ऑफ होते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही पैमाना बताया। मैं अपनी खबर भी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने फिरदौस मार्केट के कुछ मसाइल जो है अंडरपास के हाईलाइट किए। मुझे इतना रिस्पांस फेसबुक पे आया, लोगों ने उसको इतना देखा कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। और बजाय कि मैं तारीफ करना शुरू कर दूं कि जी आर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कागजों में इतने मंसूबे बना दिए, आइंदा आने वाले दौर में इतने अंडरपासिंग फ्लाईओवर बन जाएंगे, जी कोई नहीं देखता। तो प्रॉब्लम यह है कि जब चीज़ हो रही होती है, आपको हम फुटेज के साथ दिखा रहे होते हैं, मौके पे खड़े होकर हम जस्टिफाइड कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह आपको और फिर लोगों का फीडबैक सबसे बड़ा आपके लिए जो है वो चीज होती है कि लोग क्या चीज जो है वो देखना पसंद कर रहे हैं, कौन से इश्यूज जो है उनके हाईलाइट हो रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा है कि कहीं तो उनकी आवाज उठाई जा रही है, कोई तो है। ये बताएं कि अगर हमने लोगों की जिंदगी मुतासिर करने वाले, उनके रोज मामूलात को मुतासिर करने वाले, उनके मौशी अखराजात, जो उनके मौशी हालत है उसको मुतासिर करने वाले इशू उजागर नहीं करेंगे, तो मुझे बताएं फिर मीडिया किस लिए है? बिल्कुल। अगर मीडिया आवाम के ये मसाइल को उजागर नहीं करेगा, ऐवान बाला तक नहीं पहुंचाएगा, लोगों के कथारसिस, उनके दिल की बातें ऊपर नहीं लाएगा, तो फिर तो मेरा ख्याल है किसी भी अवामी टीवी चैनल का होने का जवाब ही नहीं होता। बिल्कुल। और अगर आपने सिर्फ तारीफ करनी है तो मेरा ख्याल है कि सरकारी टीवी काफी है और सरकारी टीवी को सरकारी टीवी का काम करने दे, और एक आजाद मीडिया को, आजाद मुनसिफाना राय रखने वाले मीडिया को उनको उनका काम करने दे। क्योंकि आप जब अपना काम फील्ड में जाके कर रहे हैं, लोगों से आपकी फेस टू फेस बात हो रही है, लोगों के मसाइल आप उठा के जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उस पर कोई इब्हाम नहीं रह जाता ना। मेरा वो एज सच खुद हम लोगों के मुंह जबानी जो है अपने प्रोग्राम्स में
अपने न्यूज में सारे शॉर्ट्स लोगों के चलाते हैं। Exactly. उसके बाद रह क्या जाता है? उसके बाद यही रह जाता है जी कि आपको पहले तो बुला के एक बैकडोर से आपको थोड़ा सा धमकी दे के समझाया जाए, चीज़ों को थोड़ा सा थ्रेटन वे किया जाए, और उसके बाद आपको बुलाकर ये भी समझाया जाए कि ऐसा ना करें जी, आप बहुत अच्छा दिखाएं सब कुछ। उसके बाद आपको लाइव प्रोग्राम्स में दीगर जगहों पे आपको जो है ना वो झूठा साबित करने की कोशिश की जाए और वक्त साबित करे कि आप झूठे नहीं थे, इनका बयानिया झूठा था, और फिर इसके बाद भी अगर आप बाज ना आए तो आप पे इदारों को चढ़ा दिया जाए। सिंपल। लेकिन मैं इस सब के बाद ये कहूंगी कि खुदा की लाठी भी आवाज होती है। मैं तो अगर आप हक और सच का साथ दे रहे हैं तो फिर कोई ताकत मैं आपको तो नहीं ये रोक कहता हूँ सकती। कि ये वही चैनल है, इस हुकूमत को पता होना चाहिए कि जिन्होंने पीटीआई के तमाम तर रैलियों को, तमाम तर जलसों को, तमाम तर धरनों को इस तरह दिखाया जिस तरह हमारे फर्ज अव्वल होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन उस वक्त वो वक्त की जरूरत थी, उस वक्त वो एक्टिविटी एट ग्लांस थी, उस वक्त वो पूरे जोर शोर से था। हम कैसे ना दिखाते, हमने कोई एहसान नहीं किया, हम ये नहीं कहते, लेकिन उस वक्त भी तब भी जिम्मेदारी निभाई और अब भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसका हम पे दबाव ना था क्या? उस वक्त जो दीगर पार्टीज थी, जो लोग जो चाहते थे कि पीटीआई बरसरे इक़्तिदार में आए, तो क्या हम पे दबाव नहीं होगा? लेकिन दुरे नायाब, उस तरह ये जो जिस तरह से अब दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, माजी की हुकूमत ने इस तरह से दबाव नहीं डाला। बिल्कुल है, ये तो नाजायज जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत है। इन द एंड मैं यही कहूंगी कि इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो किसी सूरत भी हमारे लोगों को, हमारे वर्कर्स को, हमारे रिपोर्टर्स को, हमारे कैमरामैन टीम को कभी भी वो अपना काम जो है वो जिम्मेदारी से निभाने से नहीं रोक सकती, बल्कि आपको करेज मिलती है कि आपके काम को जो है वो देखा जा रहा है, उसको सराहा जा रहा है, तो ज़रूर लोग जो है वो ये अपने आप से तहैया कर लेते हैं कि अब उन्होंने मज़ीद बेहतर अंदाज में काम करना है और अपना फ़र्ज समझ के लोगों के मसाइल को इसी तरह से उजागर करते रहना है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इनकार कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर, हिफाजती किट और इसके साथ साथ दीगर सामान के हसूल के लिए ज़िले इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया गया है। क्या कहेंगे दुर्ने आप? ये सबसे पहले है ना कि एमसीएल कर क्या रहा है, आप मुझे बताएं। एमसीएल के पास तमाम वो फंक्शंस आ चुके थे जो कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन के पहले ज़ेर इंतज़ाम होते थे, फिर डिप्टी कमिश्नर जिनको ओन करता था, डिप्टी कमिश्नर हेड करता था उन तमाम फंड्स को। आपको याद होगा कि जिस वक्त कैप्टन उस्मान डिप्टी कमिश्नर थे, उस वक्त वो तमाम फंड्स जो डिप्टी कमिश्नर खुद होल्ड करते थे, इंतजामात का अरेंजमेंट करते थे और बड़े एहसन तरीके से तमाम इंतजामात हो जाते थे। चाहे वो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम आई, चाहे वो लाहौर में श्रीलंकन कोई भी इवेंट ऐसा जो मेगा इवेंट होता था, उसमें डिप्टी कमिश्नर ही फंड्स देता था। आपके जितने भी ये क्रिकेट के इवेंट्स बड़े बड़े कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुए, वो तमाम जो हैं उनके अखराजात आपके डिप्टी कमिश्नर उठाता था। फिर ये रेवोल्यूशन आई जी और एमसीएल को बाख्तियार बना दिया गया। और एमसीएल को बाख्तियार बनाने से हुआ क्या कि फंड्स तो सारे चले गए, लेकिन फंड्स कहाँ चले गए आज तक एमसीएल जवाब नहीं दे पा रहा। जब वज़ीर आला का कोई अहकामात होता है तो रातों रात की मिस्ड क्वीन भी बना देते हैं। कोरोना से बचाव के लिए छिड़काव की नई मशीनें जो हैं वो आपको शहर में दंदनाती फिरफिराती नजर आती हैं। आपको जब कारकर्दगी दिखाने के लिए गवर्नर या वज़ीर आला पंजाब के सामने, तब आपके पास वसाइल निकल आते हैं, आप तमाम फंड्स ले आते हैं, आप जितनी भी अपनी कार्रवाई और फुर्तियां दिखाने के लिए तो सारे फंड्स निकाल लेते हैं, लेकिन जब बात आती है गरीब एमसीएल के मुलाजमीन, आवाम की सहूलत के लिए, तो तब आप हाथ खड़े कर देते हैं। आप अपने अगर मुलाजमीन को एक 15 रुपए का फेस मास्क भी नहीं दे सकते और अगर आप उनको एक ग्लव्स का जोड़ा भी नहीं दे सकते, तो फिर एमसीएल के तो क्याम का जो मकसद है, जो वजूद है, वही समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब लाखों रुपए की बात आती है तो आप वज़ीर आला के कहने पे रातों रात मशीनें भी खड़ी कर देते हैं, आप एक्स्ट्रा इजाफी जो है वो तैनातियां भी कर लेते हैं, तमाम तर वसाइल भी आ जाते हैं और एमसीएल जो है वो ऐवान वज़ीर आला की गिर चक्कर लगाते हुए नजर आ जाती है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। भाई आपके पास तो तमाम डिप्टी कमिश्नर के फंड्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के होते थे, वो किधर फंड्स जा रहे हैं? आपके पास रेगुलेशन का इतना बड़ा फंक्शन है, आपके पास कमर्शलाइजेशन के अलावा जो नक्शों की फीस वसूली है उसका इतना बड़ा फंक्शन है, आपके पास चलानिंग अथॉरिटीज है। मुझे ये बता दें, फंड्स भी मौजूद होते हैं और फिर अगर हम सिर्फ ये साल 2020 में देखें, कोई ऐसा कोई तरक्याती काम भी एमसीएल की जानिब से नहीं किया के लिए नहीं है, आवाम के लिए नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें ये कहाँ जाते हैं और फिर इस पे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। जूनियर अफसरान को जब आप सीनियर ओहदों पे बिठाएंगे, आप ऐसे अफसरान को
जिन पे माजी पे एंटी करप्शन के केसेस रहे हैं, जिनकी अपनी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, आप उनको MCL के अच्छे ओहदों पे जब तैनात कर देंगे तो फिर ये तो होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि वो बेड़ा गर्क करेंगे इस पूरे सेटअप का। तो MCL के अंदर 3-4 अफसरान को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जो ना सिर्फ LDA में डेपुटेशन पे आए और वहाँ से धुतकारे गए, निकाले गए, उन पे एंटी करप्शन के पर्चे बने और उसके बाद अब उनको MCL के बड़े अच्छे ओहदों पर तैनात किया गया है। जब ऐसा होगा तो आपका सिस्टम जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। फिर क्या होगा कि वो सिर्फ मीडिया पे फोटोग्राफी करा के, तस्वीरें दिखा के, तस्वीरें बनवा के आपको लाहौर MCL तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में उनकी हैसियत क्या है कि वो मास्क का एक डब्बा खरीदने तक के भी रवादार नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और अगर वो मास्क लेना भी चाहें तो वो इसको भी पॉलिटिसाइज करके अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उसके बाद इसको धकेल देते हैं कि जी आप जाने, आपका काम जाने। और चीफ ऑफिसर जो MCL है उनसे बंदा ये पूछे कि आपके नीचे एक बहुत बड़ी जो फौज जफर मौज है आपके मुलाजमीन की, आपने तो उनकी हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं, आप किस तरह से हाथ खड़े कर सकते हैं? आपके किधर है वो कुशन बजट्स, आपके किधर हैं वो डिसिप्लिनरी बजट्स? आप उनको इस्तेमाल करें और मुलाजमीन की जो हिफाजत है उसको अव्वलीन रखें। कोरोना से बच के किसी मुलाजमीन को हिफाजती इकदाम के बगैर फील्ड में उतारना मैं समझता हूँ कि इखलाकी जुर्म होगा। अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये सब चीजें जब आप पूछेंगे तो सब अच्छा की रिपोर्ट ऐसे दी जाती है कि इस तरह से मुलाजमीन का ख्याल रखा जा रहा है, इस तरह से हमारे मुलाजमीन ड्यूटी दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज क्या है वो लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ना तो कहीं मुलाजमीन नजर आ रहे हैं और ना ही कहीं अगर कोई नजर आता भी है तो ये जो हिफाजती सामान की बात की जा रही है किसी के पास ना किसी के पास कोई जैकेट है, ना किसी के पास कोई मास्क है, ना किसी के पास ग्लव्स है, लेकिन अपनी तशहीर के लिए पूरे शहर में बल्दिया मुस्तहकम के बोर्ड्स आपको नजर आ जाएंगे। बिल्कुल आपने सही पूरे कहा। शहर में आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड रोड्स पे आपको MCL के बैनर्स नजर आ जाएंगे। आपको वज़ीर आला के ऐवाने वज़ीर आला में कोई तकरीब हो तो वहाँ पे आपको पूरी मशीनरी हरकत में बरकत डालती नजर आ जाएगी। आपको तमाम मशीनरी जो है वो शहर में छिड़काव करती नजर आ जाएगी। पैसा आपके पास टकेगा नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमतों को खुश करने के लिए, अल्लल्ले तल्लल्लों के लिए MCL के पास पैसा कहाँ से आता है? बिल्कुल ऐसा ही है और ये सिलसिला दुरनायाब ऐसे ही चलता आ रहा है। हम जितना मर्जी इन चीजों को हाईलाइट कर लें, क्योंकि जब आपको ऊपर से आशीर्वाद हासिल होता है ना तो ये चीजें नहीं बदल आप सकती। मेरिट पे अफसरों को लगा दें MCL के अंदर, ऐसे अफसरों का जिनका कैरियर क्लीन है, जिनका माजी जो है वो दागदार नहीं है, जिन पे एंटी करप्शन के केसेस नहीं है, जिन्होंने लूटमार नहीं की, आप उनको लगा दें और फिर आप थोड़ा सा रिजल्ट उनका भी देख लें। आप ये पुराने खिलाड़ियों को लगाएंगे तो पुराने निजाम के तहत ही चलाएंगे इसको और दागदार करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अगली खबर की तरफ जाते हैं। कोरोना के मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए हैं और शहर में 334 नए केसेस आ गए हैं। अब लोग बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में हम कह रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल हो गई है, लेकिन ये जो केसेस आपके पास नए आ रहे हैं ये अभी भी तादाद कम नहीं है। आप देखें, आप लोग रिलैक्स हो गए हैं और हमारी जो कुछ मिनिस्ट्रीज है वो कंफ्यूज हो गई। यानी कि आज आप लोगों को रिलैक्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी पार्क भी खुले हैं, जाएं आप मॉल्स पे भी जाएं, मार्केटें भी नॉर्मलाइज हो गई हैं, नाके भी हटा लिए गए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन हो गया है। उसके बावजूद आप मैंडेटरी काम है आप वो नहीं कर पा रहे हैं। मैंडेटरी काम है कि आपने रोजगार के लिए जो लाखों लोग वाबस्ता हैं आपके होटल से, आपके खाने पीने के मकामात से, वो आगे चल के हमारे पास खबर भी है। कल हमारे पास शादी हॉल मालिकान थे, आप जो मैदान में आने को तैयार हैं, वो लोग कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे। आपके प्राइवेट स्कूल का मालिकान ने क्या किया है कि उन्होंने टीचर्स को खुफिया तौर पे बैक डेटेड के साथ उन्होंने नोटिस सर्व कर दिए कि जी आप फारिग हैं, और एक लाइन पीछे ये भी लिख दी हमदर्दी के लिए कि अगर हमें जरूरत हुई और अगर हालात बेहतर हो गए तो हम आपको वापस बुला लेंगे। और 2-2, 3-3 माह की उनकी तनख्वाहें भी नीचे लगाई हुई है। अब मुझे बताएं इस सिचुएशन का नोटिस कौन लेगा? हम रोज ट्विटर पे बैठ के कह देते हैं कि स्कूलों की जो तारीख है ना वो भी फाइनल नहीं की गई, लेकिन जो स्कूल में लोग हैं वो वक्त से पहले मर रहे हैं, वो मौशी इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं, वो तमाम तर मुश्किलात का शिकार है। वो आपकी जो टीचर्स हैं ख़वातीन, आपके जो मर्द टीचर्स हैं, आपके जो स्टाफ है अंदर आया हैं, बच्चे हैं, सफाई करने वाले जितने और भी एक्चुअली ये वो लोग हैं जो कि वाकई मुतासर हो रहे हैं, जो कि एक्चुअली परेशान नजर आ रहे हैं, जिनके पास कोई ऑल्टरनेट जॉब नहीं है, घरों के चूल्हे वाकई ठंडे पड़ चुके हैं। तो वो जो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था हमने फाकों पे किसी को नहीं आने देना, वो अशराफियों को फाकों पे नहीं आने देना। एक्चुअली मैंने इसकी इस्तेलाह भी बहुत सारे लोगों से पूछी, कुछ मेरे अपने भी असातिज़ा कराम थे सहाफत के भी। मैंने कहा जी कि शायद मेरे कोई इतनी ज्यादा समझ ना हो तो आप मुझे बताएं कि ये जो इन्होंने शहर खोलना था, इन्होंने गरीबों को फाके से बचाना था,
था वो कौन से शहर खोले हैं, वो कौन से गरीबों को फाके से बचाया है। तो उन्होंने कहा जी एक्चुअली वो अशराफिया को फाकों से बचाना था। तो अशराफिया फाकों से बचेंगे तो नीचे शायद गुरबा को कुछ मिल जाए। बची खुची रोटी नहीं होती, आप खाना रखते हैं आपके सामने, लेकिन अब जो खाना बच जाता है मुलाजमों को दे देते हैं। ये ऐलान कर दिया गया है कि बड़ा एहतजाज किया जाएगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास ये है जी, कारोबार बंद होने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हो गए हैं। जिस तरह से कल हमारे प्रोग्राम में मेहमान थे शादी हॉल एसोसिएशन से, जिन्होंने ये कहा कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है क्योंकि इस कारोबार से मुंसलिक अफराद अब फाकों तक आ चुके हैं। अब रेस्टोरेंट मालिकान भी मैदान में आ गए हैं और 18 जुलाई का ही ऐलान किया गया है कि बड़ा एहतजाज किया जाएगा। दुरनाया, मुझे बताइएगा, जब आपने हर फील्ड में ये कहा बाजार खोले, आपने ये कहा ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोग फाकों पर आ गए हैं, तो ये लोग क्या फाकों पर नहीं आए हैं? ये लोग क्या अपने कारोबार बंद किए नहीं बैठे हैं? ये कब तक सफ़र करते रहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल अब दुरुस्त बात है और अब हालात ये हो चुके हैं कि वाकई ही जो रेस्टोरेंट मालकान हैं और जो ख़ास तौर पे शादी हॉल मालकान है वो बिल्कुल फाकों पे आ चुके हैं। अब वो मालकान तो फाकों पे आ ही चुके हैं और उनके जो मुलाजमीन थे वो आज से 2 माह पहले तकरीबन माशी तौर पर कोलैप्स कर चुके थे। बिल्कुल आपने सही कि उनके मुलाजमीन बेचारों के पास शायद खाने के पैसे भी नहीं होंगे। वो तमाम मुलाजमीन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी ऑल्टरनेट काम पे चले गए। जब वो काम भी नहीं रहे तो बाकायदा मांगने पे मजबूर हो गए। और अब हालात ये है कि जिसका करोड़ों रुपए का शादी हॉल है, उसकी ऊपर जितने वसाइल लगे हुए हैं, जितने मामलात हैं, अब तो वो भी मांगने पे मजबूर हो गया है। और ये अरसा कितने देर तक चलेगा? फिर किधर है वो आपकी स्मार्ट लॉकडाउन की बातें कि जी हम गरीबों को मरने नहीं देंगे, हम दिहाड़ीदार मजदूरों के रोजगार करने देंगे। आप एक शादी हॉल का सेटअप तो उठा के देखें, 50 दिहाड़ीदार मजदूर वहां पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो वेटर है, चाहे वो डिश वॉशर है, चाहे वो खाना पकाने वाला है, चाहे वो सामान लाने ले जाने वाला है, चाहे वो केयर टेकर है, चाहे वो रिक्शा चला के देगों को लेफ्ट राइट करने वाला। 100 लोग हैं जो रिस्क से मुंसलिक है। इसी तरह रेस्टोरेंट के अंदर, एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर जिसकी सिटिंग कम से कम 50 लोगों की होगी या ज्यादा से 100 लोगों की होगी, उसके अंदर 200 के करीब का अमला जो है वो इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल आपने सही 100 का अमला किचन के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, स्वीपिंग डिपार्टमेंट करने के लिए लोग वहां पर मौजूद और हैं। 50-100 के करीब वो लोग जो उससे वेंडर के तौर पे मुंसलिक होते हैं, कोई गोश्त ला के दे और फिर इन लोगों की फैमिली। एग्जैक्टली तो कितनी बड़ी तादाद में लोग बन जाते आप हैं। एक चीज ये नोट करें, फिर पूरे शहर में इस वक्त अब जरूरत भी बनती जा रही है। आप SOPs के तहत जहाँ सारे इदारे खोल रहे हैं, SOPs के तहत जहाँ सरकारी इदारे खुल चुके हैं, SOPs के अच्छा, एक जबरदस्त चीज जो मुझे लगती है कि आपने बाजार खोल दिए, आपने मुख्तलिफ शाहराएं जो हैं वो खोल दी, आपने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन किया, उसके असरात भी उस तरह से नहीं आए। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो शादी हॉल्स हैं या रेस्टोरेंट हैं, मुझे तो लगता है कि ये अगर वेल प्लान तरीके से अपने हॉल्स खोले तो ये बहुत अच्छी तरह चीजें मैनेज कर सकते हैं। आपके बाजारों से अच्छा ही SOP पर अमल दरामद कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। फिर एक चीज जो कि कल हमारे साथ मेहमान मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो लोग आते हैं वो सफाई सुथराई के साथ तैयार होकर आते हैं, ये चीज इंश्योर है। सेकेंडली, हम स्पेस वगैरह इंश्योर करेंगे कि हमने सोशल डिस्टेंस रखना है, ये वो तमाम SOP का चीजें हिस्सा हैं। तो जब ये इंश्योर होने को तैयार है तो फिर पीछे रीजन क्या रह जाती है? यही तो बात है कि हर चीज में आपने उनसे अब कस्में लेना बाकी रह गई हैं कि वो बेचारे कस्में उठाते हुए आपको नजर आए कि जी हम सब कुछ वो करेंगे जो इस वक्त बाहर चल रहा है। आपके जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उनके अंदर भी तो सब कुछ चल रहा है, वो भी क्लोज गैदरिंग के अंदर है। आपके जितने बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं उसके अंदर भी अफसरान जो है वो ठंडे कमरों में, एसीओ में बैठ के तमाम तर जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और लोगों के सो कॉल्ड मसाले हल करने के दावे कर रहे हैं। तो क्या ये शादी हॉल मालकान या रेस्टोरेंट मालकान वो कितनी देर होम डिलीवरी पे गुजारा करेंगे? और अब होम डिलीवरी भी उतनी नहीं रही, लोगों की जेब इजाजत उस तरह से नहीं देती कि वो पूरा हफ्ता ही जो होम डिलीवरी पे गुजारा करे। आपको जिंदगी के इवेंट्स चलाने के लिए आपको शादी हॉल दरकार है, आपको बड़े बड़े हॉल दरकार है, किसी का कोई खुशी है, गमी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आप तमाम चीजों को बड़ी खुली जगह पे अरेंज कर सकते हैं। अब उनकी जरूरत भी बनती जा रही है और फिर हर तरह से जब वो आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह से क्राउड महदूद करने की बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, आपके जितने भी SOP हैं उस पर अमल दरामद की बात की जा रही है, तो उसके बाद फिर फैसला कौन करेगा? आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री की हालत देख ली है कि फैसला साजी का फुकदान है। अब आपने इनकी मिनिस्ट्री की हालत देख लें कि शदीद फैसला साजी का फुकदान है।
तो जब कोई फैसला ही नहीं करेगा, जब किसी ने जिम्मेदारी लेनी ही नहीं, किसी ने किसी पे जिम्मेदारी डालनी ही नहीं, फैसला साजी करनी ही नहीं, तो फिर खुदा के लिए आप हेल्थ डिपार्टमेंट के 2-3 जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स लगाए हैं उस तरह की ब्यूरोक्रेटी इंडस्ट्री में लगा दें ताकि इनका कोई भला हो जाए, इनका भी कोई भला हो जाए। वो इनिशिएट तो लेते हैं। आप दावे करते हैं कि लोगों को फाकों तक नहीं लेकर आना, वो फाके भी जो हैं लोगों के कट जाएंगे। खैर जहां पर फैसले किए जा रहे हैं दुर्रे नायाब, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगी, वहां पर कौन से अच्छे फैसले हो रहे हैं। PIA के मजीद 34 पायलट के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ मर्द और 5 खातीन पायलट्स के लाइसेंस मनसूख किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। PIA मेरे ख्याल से अब हमारे मुल्क की कौमी एयरलाइन है और इसका इस तरह से जो है हम एक इमेज उजागर कर रहे हैं, क्या इमेज जा रहा है दूसरे अच्छा, मजे की बात है कि पूरी दुनिया में अपने कौमी इदारों को जो है ना वो सराहा जाता है, एक ब्रांड बना के दिखाया जाता है, उनको तहफ्फुज़ दिया जाता है और उनकी गलतियों पे पर्दापोशी सिर्फ इस हद तक डाली जाती है कि आप दुनिया में ये इमेज ना जाने दें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन अंदर आप एहतसाब ऐसा करें जो आपका मेरिट पे बनता है और उस एहतसाब को पॉइंट स्कोरिंग ना करें, क्योंकि जब पॉइंट स्कोरिंग करते हैं तो अब मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं और मुल्क के बाहर जो PIA के हालात हो रहे हैं सिर्फ आपकी सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हालात हो रहे हैं। अदरवाइज ये पूरी दुनिया के अंदर मामला चलते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपने जो लोग हैं, जो इदारे हैं, उनके अंदर फ्लॉज होते हैं, उनको कवर अप किया जाता है, उन इदारों के तमाम लोगों को सजाएं भी दी जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में बैठ के, टीवी शोज में बैठ के पूरी दुनिया के सामने अपने बताना कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, इस तरह नहीं किया जाता। इस तरह आपकी मुल्क की साख को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप अभी जो इमेज जा रहा है, हर जानिब यही चीज डिस्कस हो रही है, हम ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क का इमेज ही खराब कर रहे हैं। देखिए, आपको एहतसाब से कोई नहीं रोकता, आपको डिग्रियां चेक करने से कोई नहीं रोकता, आपको बंदे फायर करने से कोई नहीं रोकता अगर वो आपके तमाम तर मामला पे पूरा नहीं उतरता। अगर उसकी जाली डिग्रियां, जाली लाइसेंस है, उसको सजा देने से दुनिया का कोई कानून नहीं रोकता। लेकिन खुदारा उसकी ये तशहीर ना करें कि बाकी 90% PIA जो है वो 10% में शुमार हो जाए। अब हो ये रहा है कि 10% की गलती को उजागर कर करके आप 90% को 10% पूरे इदारे की साख जो है वो आप खराब कर रहे हैं और एक जो इमेज आ रहा है वो सबके सामने है। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। CM साहब जो हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं आटे की कीमतों के हवाले से, तो शायद कुछ लोगों का भला हो जाए, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। खबर की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास है। सरकारी रेट पर आटे की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, वजीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है। दुर्रे नायाब, मैं आपसे इजाजत लेके ये पूछ लूं कि ये मैं कह दूं कि देर आयत दुरुस्त आयत, कोई फायदा होगा इसका? देखिए, अब तो आप कह ही दें, लेकिन अब तो उस्मान बुज़दार साहब जो है ना वो शायद बहुत ही देर से आए हैं और बहुत ज्यादा देर हो गई। नहीं, लेकिन अब इसका फायदा कोई होगा या नहीं? फायदा इस हद तक होगा कि एक्चुअली वज़ीर आला को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और पता लगेगा कि एक्चुअली मसाइल हैं कहाँ। अगर मैंने आटे की जगह जाना है तो मैंने किधर जाना है। ये तो नहीं ना कि मैं आटे का पीछा करता करता मैं गंदम की फैक्ट्री में पहुंच जाऊं और गंदम का पीछा करता करता मैं चावलों की फैक्ट्री में पहुंच जाऊं। तो आपको एक टर्म होती है कि फील्ड में जाने से पहले आपको रेकी बड़ी जरूरी होती है कि आपको पता हो कि दुर्रे नायाब की बीट अगर LD है तो उसको पता हो कि LD के दफातर किधर किधर है, फिर उसको पता हो कि LD के वेयर हाउसेस किधर किधर हैं, फिर LD की मशीनरियां कहाँ खड़ी होती हैं, LD के मुलाजमीन कौन कौन सा एक्शन ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। तो ये चीजें तो आपको फील्ड में जाने से पहले सीखनी होती है, क्योंकि वरना आप जो है ना टकराते रहते हैं, ना सारा दिन आपको खबर मिलती है, ना आपको पता होता है कौन सा अफसर कहाँ बैठता है। आप MCL का ऑपरेशन जो है वो LDA में डाल देते हैं, LDA का ऑपरेशन MCL में डाल देते हैं। तो वेयर अबाउट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इस हद तक ज़रूर फ़ायदा होगा कि किसी को खौफ व ख़तर होगा, ये प्रॉब्लम होगी कि वज़ीर आला शायद कहीं भूल से कहीं भटके हुए हालात में इधर ना क्योंकि उनके इल्म में आ चुकी है, इल्म में आ चुकी चीज़ें। तो फील्ड में निकलना तो बहुत अरसे से हम लोग दरख्वास्त कर चुके थे और हमने तो कई प्रोग्रामों में ये भी कहा कि चलें, आप अगर खुद नहीं निकलते आप किसी प्रेशर ग्रुप को अपने पास बुला लें, पूछ लें कि भाई मसला क्या है। अगर नहीं हैंडल हो रहा, मेरे किसी ब्यूरोक्रेट से हैंडल नहीं हो रहा, मेरे किसी मिनिस्टर से हैंडल नहीं हो रहा, तो मैं पूछ लेता हूं कि आखिर कम्युनिकेशन गैप की वजह से इतने मसाइल क्यों खड़े हुए हैं। और एग्जैक्टली जब आप इस प्रैक्टिस में आते हैं, आप दरमियान के लोगों को माइनस करते हैं, तो आपको उसके फायदे होते हैं। बिल्कुल, आपको डायरेक्ट होने में यह होता है कि अगले बंदे को भी दीप लिहाज होता है और आपको भी कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, आप मामले को बीच में ले आते हैं। कुछ बातें आप उनकी मान लेते हैं, कुछ बातें वो आपकी मान लेते हैं। दरमियान के लोग वो फैसला नहीं कर सकते जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बतौर वज़ीर आला कर सकता है। बहुत सारी बातों के लिए उनको पूछना पड़ता है, उनको मरहूने मिन्नत रहना पड़ता है। वो सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं, ऊपर मिनिस्टर साहब के पास
पास जाते हैं, मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो एक दिन का जो सर्कल है वो कई दिनों पे चला जाता है। और डायरेक्ट होने से फायदे ये है कि आपको दरमियान वाले लोग जो खराब कर रहे होते हैं, जो रिपोर्टी पे गुजारा कर रहे होते हैं, आपको एग्जैक्ट वो चीज पता लग जाती है कि एक्चुअली इशू है क्या। अब वज़ीर आला मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ बड़े मुतहर्रिक हैं, वो शहर में भी निकल रहे हैं, वो आपके बहुत सारी जगहों पे भी जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी वो अपनी गाड़ी में खुद विजिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी नहीं ले रहे, चलें अच्छी बात है, हमें प्रेस रिलीज के थ्रू ही आ जाती है, तो हमें भी शौक नहीं है खड़ा होने का सड़क पे, लेकिन बहुत हरकत में आने से शायद उनके मामलात, उनकी गवर्नेंस, उनकी चीज़ें बेहतर हों, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनकी ज़ाती तौर पे होगा। और रहा आटे का मसला, तो ये माफिया तो शायद अब इस मुल्की सतह पे भी समझ आने से बालातर है, तो शायद सूबाई सतह पे कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए, और पंजाब में आटे के अगर कोई 50 रुपये भी ये कम करा पाए इस माफिया से, जिसको ये कहते हैं कि जी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो शायद बाकी सूबों के लिए मैं आपको बता दूं, जितने मर्जी सीएम साहब मुतहरिक हो जाए, ये जो माफिया है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऐसे रहेगा, क्योंकि आपके सामने चीनी की सूरत हाल है। मैं यहाँ पे अगली खबर ऐड करना चाहूंगी। शहर में चीनी और आटे की बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। आपने मिनिस्टर साहब को भी देखा, गली मोहल्लों में दुकानों पर भी छापे मारे गए, स्टोर्स पे भी चेक किया गया, सेक्रेटरी बदल दिया कुछ दिन, बिल्कुल ऐसे, 2 दिन पहले सेक्रेटरी फूड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या फायदा हुआ उसका, मुझे ये बता दें। जो हो रहा है वो उसी तरह से बदस्तूर चल रहा है, आपने ये जो तब्दीलियां की हैं, क्या फायदा हुआ इसका? ना आपने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो सेक्रेटरी फूड था, आपने उसको बदल के भी देख लिया, ठीक है, अब आप खुद भी आ गए हैं, आप खुद आके एक बंदे के तक भी पहुंच जाएंगे, उसको पकड़ भी लेंगे कि जी तुम जिम्मेदार हो, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई प्लान है? क्या आप, हम बतौर मीडिया पर्सनल या मीडिया प्रैक्टिशनर्स, हम हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं कि क्या गरीबों को रियायत देने के लिए आपको कोई प्लान है तो बताएं। हम लिखने को तैयार हैं, हम बोलने को तैयार हैं, हम जगह जगह उसको तशहीर देने को तैयार है। जिस प्लान पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो तो गरीबों से पैसे निकलवाने का प्लान है। क्या अब ये प्लान आप मुझे बता दें कि जी अगर हो तो हम क्यों ना बात करें, हम क्यों ना इसकी मिसालें दें, हम क्यों पुरानी गवर्नमेंट का ढिंढोरा पीटे, हम क्यों ये कहें कि पिछले गवर्नमेंट में ये होता था, पिछले डिप्टी कमिश्नर्स ये करते थे, पिछले कमिश्नर ये करते थे। आपके कमिश्नर जो अभी रिसेंटली तब्दील हुए हैं वो कोरोना सीजन में 1 या 2 मरतबा सिर्फ आपको फील्ड में नजर आए हैं। सही। एक दफा जब प्राइम मिनिस्टर एक्सपो सेंटर गए हैं तब नजर आए हैं, और एक दफा वो कहीं और नजर आए हैं। आपके कमिश्नर तक के लोग तो दफ्तरों से निकलना गवारा नहीं करते, और फ्रंट लाइन पे वो ऐसे कहते हैं जी कि हम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, जैसे वो हमारे लिए कोरोना के आगे सीना तान के खड़े हैं। ये छोड़ दें, अब काम वही करेगा जो नजर आएगा। हम जिसको कहते थे कि बहुत ही बेचारे मुफलिस से और सुस्त से हमारे अमीर शहर हैं, अब तो दानिश साहब भी निकलना शुरू हो गए हैं, अब तो वो भी जगह जगह थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हो गए हैं। तो निकलने का मकसद, चलिए आपने जिक्र कर लिया दानिश अफजाल साहब का, तो मुझे ये बता दें अगर वो निकलना शुरू हो गए हैं तो मामला तो वहीं के वहीं हैं। जो चीजें कंट्रोल करनी है, सब्जियों की कीमतें, जब फल जो हैं वो महंगे मिल रहे हैं, तो अगर वो बाहर निकल भी रहे हैं तो फायदा क्या है? फायदा इसलिए नहीं हो रहा ना कि जब वो चार संभाला था उनको उसी वक्त निकलना चाहिए था। चार संभालते निकलते उनको सारे मामलात पे काबू करने के लिए फील्ड वर्क करना चाहिए था। फील्ड वर्क नहीं किया। मैं फील्ड वर्क पे हमेशा जोर देता हूँ क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ। कोई खबर देने से पहले अगर मैं मौके पे नहीं जाऊंगा, मौके पे जाके मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा और मौके पे जाके ऑब्वियसली चीजें आपके सामने हो, रियलिटी आप आपके सामने, आप कागज साथ आप रखें, आप वीडियो सामने रखें और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। आपने ये काम नहीं किया। अब दानिश अफजाल साहब भी पोस्टिंग में थे, उनकी फील्ड पोस्टिंग नहीं थी, उनको फील्ड पोस्टिंग में पहली दफा लाया गया। आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं इस वक्त वो कमिश्नर लाहौर रह चुके हैं, वो डायरेक्टर फूड्स पंजाब रह चुके हैं, वो उसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पे काम कर चुके हैं। 3 बड़े शोबों में उन्होंने काम किया है। वो मीटिंग्स की हद तक तो मीटिंग कर रहे हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, लेकिन इंटेशन तो अब शायद वो भी नहीं ले सकते क्योंकि आपके अफसरान में फील्ड का जो तजर्बा है वो कम नहीं है। बिल्कुल और फील्ड का तजर्बा कम होने से आपके अगर चीफ सेक्रेटरी भी विजन क्लियर हो, उसको पता हो कि मैंने फूड वाले को कहाँ पकड़ना है, मैंने सब्जी वाले को कहाँ पकड़ना है, मैंने हर चीज को कहाँ देखना है, तो काम तो उसने इनसे लेना है ना। चीफ सेक्रेटरी के पास तो इतना वक्त नहीं है कि वो जाके मार्केट में मुझे ये सिर्फ बता दें, हम तमाम टीवी चैनल्स की अगर मैं बात करूं, ये चीज हर रोज हर टीवी चैनल पर रिपोर्ट की जा रही होती है कि सब्जियां महंगी हैं, फल महंगे हैं, चिकन के रेट मुसलसल उतार चढ़ाव, और ईद के बाद से कीमतों में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। ये चीजें क्या वाकई कंट्रोल से बाहर है? अब आप देखें ना कि 30-40 रुपए से जो आपके टमाटर हैं वो अचानक 100 रुपए में चले गए हैं,
और 100 रुपए में जाने से अब ये जो पेस आपको नजर आ रही है, मुझे तो स्पीड से लगता है कि ये ईद उल अजहा से पहले 300-400 पे चले जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये सब चीजें जो है आज कोई नोटिस नहीं ले रहा, आज 100 रुपए पे कोई नोटिस नहीं ले रहा, कोई नहीं देख रहा कि भाई डिमांड भी इतनी नहीं है, अभी ईद में भी दिन बाकी है, तो ये 100 रुपए पे कैसे चला गया। खैर, इसके लिए शहरियों को भी इंतजार करना, ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, हम दोबारा वापस आएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, शहर के अस्पतालों की सूरत हाल हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोविड-19 बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि दीगर अमराज में मुब्तला हैं, उनको सफ़र करना पड़ा है। उस तरह से ट्रीटमेंट जिस तरह रेगुलर बेसिस पर उनका किया जा रहा था, उनका ट्रीटमेंट मुतासर हो रहा है। अब बाकी मरीज़ जो सफ़र कर रहे हैं, उनका पुरसाने हाल कौन है, ये हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में सहूलियात का भी फुकदान है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में एक अस्पताल ऐसा भी है जो कि दोनों चीज़ें बैलेंस लेकर चल रहा है, अपने मरीजों की देखभाल भी इसी तरह से कर रहा है, और फिर साथ ही साथ कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट भी वहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ शौकत खानम अस्पताल की। यहाँ पर मरीजों की देखभाल किस तरह से की जा रही है, कोविड-19 के कितने पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है, फिर ऑब्वियसली क्योंकि शौकत खानम में कैंसर पेशेंट होते हैं तो इनका इलाज मुआलजा किस तरह से जारी है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, मैंने कहा कि जिस तरह हम अनफॉर्चुनेटली शहर के दूसरे अस्पतालों में सूरत हाल देख रहे हैं, शौकत खानम के हालात क्या हैं? शौकत खानम में जी जब कोविड शुरू हुआ तो हमने काफ़ी सारी अपनी एक्टिविटीज़ थी डाइवर्ट की कोविड की तरफ, क्योंकि हमें ख़तरा था कि जो हमारे अपने कैंसर के मरीज़ हैं, अगर उनको कोविड हो गया तो उनकी देखभाल के लिए हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। आईसीयू बढ़ाया, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए और एक्स्ट्रा केयर पेशेंट की करनी जी बिल्कुल, और इन्वायरमेंट की भी। सो अस्पताल की सफाई पहले ही हमारे यहाँ बहुत होती है, लेकिन उसकी भी डबल या तिगनी हमें करनी पड़ी। हर 2-2 घंटे बाद हर सरफेस साफ़ करना, स्टाफ के लिए PPEs अरेंज करना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारा चलता रहा। लेकिन इसके साथ साथ हमने कैंसर ट्रीटमेंट भी जारी रखी है। सही। और इंशाल्लाह इस साल हम उतने ही मरीज़ ट्रीट करेंगे, कैंसर के नए मरीज़ आ रही है, केसेस देखे जा रहे हैं। तो आपके अपने हॉस्पिटल में भी टाइम टू टाइम जो मरीज़ ऑलरेडी वहाँ पर हैं, फिर आपका अमला जो सफाई पर है, आपके जितने भी पैरामेडिक्स हैं, सबकी स्मार्ट सैंपलिंग की जाती है? जी, हमने कैंप बनाया हुआ है जहाँ पे सारे मरीज़ भी और स्टाफ भी स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक। हमारे सारे स्टाफ की सुबह जब काम पे आते हैं या जो भी ड्यूटी के टाइम पे आते हैं तो उनकी सबकी स्क्रीनिंग की जाती है, क्वेश्चंस के साथ कि आपको बुखार, खांसी वगैरह, अगर कोई भी सिम्टम हो तो फिर उनका टेम्परेचर भी चेक होता है और बाकी टेस्ट वगैरह भी होते हैं। इस वक्त तक हमारे 600 से ज़ायद एम्प्लॉईज़ जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 1-2 के अलावा किसी को हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं हुई और ज़्यादातर अब काम पे वापस भी आ चुके हैं। सही। एक जो बड़ा मसला हमने देखा कि बार बार डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था, जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, किट्स और सेफ्टी का सामान कहीं ना कहीं उसमें ताख़ीर भी हुई, लोगों तक पहुंचा नहीं, जिस पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने एहतजाज भी किया। तो इस सूरत हाल को शौकत खानम में कैसे यकीनी बनाया जा रहा है? शौकत खानम में हमें अल्हम्दुलिल्लाह किट्स की कमी तो नहीं हुई। PPE हमारे पास है, हमेशा से ही रही है, लेकिन PPE की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उस पर हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने पड़े हैं, ओवर एंड अबव जो हमारा बजट था। तो क्योंकि हमारे डोनर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, कई लोगों ने हमें ख़ास PPE के लिए ही डोनेशंस दी, तो हम तो रिलायंट हैं कि अपने जो हमें ज़कात और अतियात लोग देते हैं वो देते रहें। तो उसकी वजह से हम अभी तक ले चुके हैं और लेते रहेंगे इंशाल्लाह। तो शॉर्टेज एज सच नहीं हुई। लेकिन असल में जो आई थिंक एक इशू है जो आप पहले भी बात कर रही थी, वो ये है हमारे यहाँ तो कैंसर मरीज़ उसी तरह आ रहे हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन कई अस्पतालों में हम देखा गया है कि लोग बीमारियों की सिम्टम्स के बावजूद हॉस्पिटल नहीं जा रहे इस फिक्र से या डर से कि कोविड ना हो जाए। तो ये बहुत सीरियस बात है कि किसी भी वजह से आपको अपनी बीमारी के अलामात इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर आपको शक है कि आपको कैंसर सिर्फ नहीं, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ, शुगर वगैरह, इन सारी बीमारियों का साथ साथ इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर अस्पताल जो हैं वो इसकी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट रखें इसमें, और आपको ज़रूर
अगर कोई भी सिम्टम्स हो तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, बिल्कुल इसको आपने डिले सही ना कहा। करें। तो डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हम स्पेशली कैंसर से रिलेटेड बात कर रहे हैं और ये वो बीमारी है जिसका अनफॉर्चुनेटली आपको तब पता चलता है जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, तो कुछ चीदा ऐसे पॉइंट जिस पर आपको अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए कैंसर से रिलेटेड आप बताएं। जी, सबसे कॉमन जो कैंसर है पाकिस्तान में और शौकत खानम में भी जो हम देखते हैं वो औरतों में छाती का कैंसर है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को भी अपनी छाती में गिल्टी महसूस हो या कोई डिस्चार्ज हो, स्किन में कोई चेंज आए, तो उसको इग्नोर ना करें, फ़ौरन चेक करवाएं। और महीने में एक दफ़ा अपनी छाती का खुद अपने हाथ से मुआयना ज़रूर किया करें। ठीक है। इसके अलावा बड़ी आंत का कैंसर कॉमन है, उसमें पखाने में कोई अगर खून आने लगे, पखाने की जो नॉर्मल जिस तरह एक दफ़ा अगर रोज़ आता है पखाना वो चेंज हो जाए, तो ये अलामात हो सकती हैं कैंसर की, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सिमिलरली कहीं से भी खून आए उल्टी में, खांसी के साथ, ये अलामात हैं जो बुखार होने लगे या वज़न कम होने लगे किसी भी वजह से, तो ये सस्पिशियस होते हैं और इनको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवाना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं अपने देखने वालों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब कभी भी आप खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ये हो, कभी ऐसे सिम्टम्स हो, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज़रूर टाइमली जो है वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी तमाम तर तशख़ीस कराएं ताकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ है तो टाइमली उसका इलाज भी हो सके। डॉक्टर साहब, शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। इस पेंडेमिक पे जो आपका डोनेशन और जिस डोनेशन से आप मरीजों की देखभाल करते हैं वो तो मुतासिर हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़कात कैंपेन अभी ख़त्म हुआ है रमज़ान में, ज़्यादातर ज़कात रमज़ान में आती है, तो वो सर्टनली जो हमारा बजट था उससे तो थोड़ी कम आई है। ऑब्वियसली यहाँ पर लोग इस पेंडेमिक की वजह से बहुत एक दूसरे को हेल्प करते रहे हैं। लोगों के पास और भी ऑप्शंस थे ऐसे ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स ने और सपोर्टर्स ने हमें भूला नहीं, वो तकरीबन उतनी ही आई है जितनी हम उम्मीद करते थे। लेकिन अभी आधा साल गुजरा है, अभी आधा साल रहता है और हमें उम्मीद है कि ज़कात और अतियात लोग देते रहेंगे, ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे 2 बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट भी हमने शुरू करने हैं। लाहौर में हम नया क्लिनिकल टावर बना रहे हैं जिससे लाहौर की कैपेसिटी डबल हो जाएगी, और कराची के हस्पताल की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल शुरू होने वाली थी मार्च में जब पेंडेमिक शुरू हुआ है, तो उसको हमने रोका हुआ है और इंशाल्लाह अगले महीने तक हम उम्मीद करते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन हम अब शुरू करेंगे। सही, तो हमें बहुत ये उम्मीद मुझे है कि बहुत लोग अच्छी चीज़ लगी है, क्योंकि रहेंगे। कैंसर पेशेंट के लिए हमेशा हर अस्पताल में जगह कम पड़ती हुई नजर आती है, तो जो कैपेसिटी लाहौर में बढ़ाई जा रही है ये हमारे नाज़रीन को बताएगा इससे बेहतरी क्या आ जाएगी। लाहौर में जो हम क्लिनिकल टावर बना रहे हैं इंशाल्लाह वो 2 से ढाई साल में बनेगा और उसमें लाहौर की जो कैपेसिटी इस वक्त है वो डबल हो जाएगी। इस वक्त तकरीबन 4.5 लाख स्क्वायर फुट हमारे पास स्पेस है, उससे ये तकरीबन 9 लाख पे आ जाएगी। वार्ड्स डबल हो जाएंगे, सारी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं हम दुगनी हो जाएंगी, तो हम मरीज़ ज़्यादा भी ले सकेंगे और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो उनकी जो ब्रेथ है वो एक्सपैंड करेंगे और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हम एक्सपैंड जी, मैं तो आपको इसमें गुड लक कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं तो उनका भला हो जाएगा। तो बिलाशुबा शौकत खानम की तरफ से अगर ये स्टेप उठाया जा रहा है तो ये काम जल्द हो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। एक और ज़बरदस्त चीज़ शौकत खानम के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगी मैं, ईद उल अज़हा के मौके पर ऑनलाइन कुर्बानी की सर्विस मुहैया की जा रही है। अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उन्होंने कुर्बानी किस तरह करनी है, तो ये ख्याल कैसे आया कि ऑनलाइन कुर्बानी की सर्विस मुहैया की जाए? ऑनलाइन कुर्बानी एक्चुअली हम कई सालों से कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो ज़्यादातर टारगेटेड होती थी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए, जो खुद यहाँ पे नहीं कुर्बानी कर सकते थे। तो इस साल क्योंकि हमारा थीम भी यही है कि इस साल आप स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, तो क्यों ना आप शौकत खानम को ये बोझ दें कि वो हम आपके लिए कुर्बानी करें, आप महफूज रहें अपने घर में, और ये महफूज तरीन तरीका है करने का। सफाई के मुताबिक भी जो क्राउडिंग होती है मंडियों में एक्सेट्रा उसको अवॉइड करने के लिए, और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक। तो शौकत खानम ये फरीजा किस तरह से सर अंजाम देता है बताइएगा, वो लोग जो कि सोच रहे हैं कि वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो उनको पता चल जाए कि असल में ये क्या है। हमारी वेबसाइट पे इसकी सारी डिटेल्स हैं, वरना आप किसी भी शौकत खानम के लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर में या हॉस्पिटल में फ़ोन करके तो इसकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि कैसे आप ये ऑर्डर बुक कर सकते हैं अपनी कुर्बानी। हमने एक लीडिंग जो इंडस्ट्रियल एबटवा है जहाँ पे ये कुर्बानी की जाती है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कई साल से हम उन्हीं के साथ करते हैं। वो हमारे लिए कुर्बानी करते हैं। गोश्त जो है वो सारे के सारा गरीबों में, मुस्तहक लोगों में बांटा जाता है, और खाल जो होती है वो शौकत खानम को मिलती है, क्योंकि हमारा दूसरा जो कैंपेन है वो है कि कुर्बानी अल्लाह के लिए, खाल शौकत खानम के लिए। तो खाल फिर हम बेच के
तो उसके जो प्रोसीड्स होते हैं उससे गरीब मरीजों का इलाज करते हैं। सही। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वो प्रॉपर एक कुर्बानी के जानवर के पैसे नहीं दे सकते, वो कुछ हिस्सा जो होता है, तो इसके लिए भी क्या शौकत खानम की तरफ से कुछ ऑफर या किया जा पूरा बकरा बुक कर सकते हैं या गाय में हिस्सा डाल सकते हैं, पूरी गाय भी ले सकते हैं या गाय में हिस्सा भी डाल सकते हैं। सही। तो अगेन इसकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोबेबली कम से कम डबल हम इस साल करेंगे इस तरह कुर्बानी जो हम अमूमन करते थे। सही। तो इसका ये महफूज तरीन तरीका है। शुरू हुआ है आपको, ये जो आपने नई चीज मुतारिफ कराई है, ऑब्वियसली लोग, बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन सर्विस की तरफ भी आना चाह रहे थे क्योंकि डर रहे थे लोग कि हमने बाहर नहीं जाना, तो ये तो बड़ा महफूज तरीका है। और फिर आपको पता है कि आपकी जो कुर्बानी का गोश्त है वो मुस्तहिकीन तक ही पहुंचेगा, क्योंकि शौकत खानम अपना ये फरीजा सदियों से सर अंजाम दे रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि लोगों का कैसा फीडबैक आ रहा है? एज आई सेड, बहुत सालों से अब हम ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा वेल रिसीव्ड होता है ये, और कई लोग एक्चुअली बहुत खुश होते हैं कि सारे के सारा जो गोश्त है वो गरीबों में बांटा जाएगा। और ये सिर्फ लाहौर में या पंजाब में नहीं होता, पूरे पाकिस्तान में हम ये बांटते हैं जहाँ जहाँ मुस्तहिक लोग हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। सही। मकसद भी ये होना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी जब अल्लाह ताला की राह में की जाती है, के लिए की जाती है, तो जो इसका असल मकसद है वो जब तक पूरा नहीं होगा तो इसका फ़ायदा भी नहीं होगा। आसिम साहब, कोई आप मैसेज देना चाहें लाहौरियों को हमारे प्लेटफॉर्म से? जी, 2-3 हमारे जो ट्रेडिशनल मैसेजेस होते हैं। एक तो कि हमारा हस्पताल बना भी ज़कात और अतियात की वजह से, उसी की वजह से ये चल रहा है, और उसी की वजह से हमारे नए हस्पताल और ये सर्विसेज और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का फ़ायदा हो सकेगा अगर लोग हमें याद रखें अपने ज़कात और अतियात देते हुए। और सेकेंडली ये ऑनलाइन कुर्बानी का कैंपेन है, ये इस साल मेरे ख्याल से बहुत ही फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए कि वो महफूज रह सकते हैं अपने घर में, और इस्लामी प्रिंसिपल्स के मुताबिक कुर्बानी भी कर सकते हैं और ख़तरे के बगैर। और बिल्कुल, जब सोचा भी आप लोगों के बारे में ही जा रहा है कि आप लोग घरों में रहें, महफूज रहें, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। मेरे ख्याल से सबको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। बिल्कुल, आप दुखी इंसानियत की जो खिदमत करें, सफ़र को इसी तरह से आप जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सैमसंग गैलेक्सी S20 और कीमत है इसकी 1,72,999 रुपए। नेक्स्ट मोबाइल हुआवे ऑनर 9 और ये आप खरीद सकते हैं 47,999 रुपए में। आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ कम कीमत वाले मोबाइल भी नजर आना शुरू हो गए, अदरवाइज मैं तो प्रोड्यूसर साहिबा से रिक्वेस्ट करने वाली थी कि हम लोगों की जेब का ख्याल भी हमने ही रखना है। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ जाते हैं, Oppo F15 और ये आप खरीद सकते हैं 44,999 रुपए में। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल है Vivo V17 Pro और इसकी कीमत 66,999 रुपए है। जी, तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या है ये तो आपने जान लिए। तो कुछ नया करने की हम कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी की एक कड़ी है, हमने नया सेगमेंट शुरू किया है, सिटी ट्यूटोरियल। इसमें खास क्या है इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जी, तो कुछ खास हमारे पास आज ये है कि हमें इंतहाई जो है आपकी पसंदीदा और जिनके मशवरे आप चाहते हैं, डॉक्टर बल्कीस, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जिनसे हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के हवाले से। बहुत बड़ा मसला है, मर्द और खातीन यकसर इससे परेशान नजर आते हैं, इवन हमारे टीनेजर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, डॉक्टर बल्कीस की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप लोग ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आपने हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला है। लोग आपसे जो है बहुत सारे मुफीद मशवरे हासिल करना चाह रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना भरपूर लोगों की फरमाइश पर हम आपसे रब्ता कर लें। तो एक बड़ा मसला जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, हेयर फॉल, और ये एक स्पेसिफिक एज में जाकर कभी हम देखते थे, अब टीनेजर्स में भी हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा मतवातर बढ़ता चला जा रहा है। रीजंस क्या है इसकी, ये बताइएगा।
अच्छा, सबसे पहले जो इसकी रीज़न्स है वो आपकी ग़िज़ाई कमी है, ग़िज़ाइयत की कमी है। क्योंकि अब हम ज़बान का जायका चाहते हैं, हम जो हमारा मतलब ऑर्गन्स हमसे मांग रहे होते हैं, हम उस जो हमारी न्यूट्रिएंट डिमांड्स हैं हम उसको नहीं देख रहे होते, हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारी ज़बान का चटखारा है वो ही पूरा होना चाहिए। इस ग़िज़ाई बिगाड़ की वजह से जो है हर चीज़ बिगड़ गई है। तो हर चीज़ जब बिगड़ जाती है तो बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, और बाल गिरते भी हैं, पतले भी हो जाते हैं, और बाल जो है वो जैसे बम फटा हो जाता है, बिल्कुल मतलब मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है आपके बालों से बिल्कुल आपका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा थिनिंग आ जाते हैं। इसमें अब एज जो है वो वाली नहीं रही कि 40 के बाद जाके बाल गिरेंगे, आपके यहाँ से बाल गिरेंगे। फिर दूसरी रीजंस हार्मोनल इम्बैलेंस है हमारे क्यों वो भी ग़िज़ाई बिगाड़ की वजह से, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हमारा पानी जो है वो भी रोल प्ले करता है। जो हम कहीं कुएँ का पानी है वो भी हार्ड वाटर है, कहीं पे जो पानी जैसे कराची वगैरह पे है वो पानी जो है खारा पानी आता है। बोरिंग का पानी, खारा पानी, कुएं का पानी, हार्ड वाटर, ये भी आपके बालों की डॉक्टर जो है। साहिबा, ये तो आपने रीजंस बता दी। क्विकली मैं ये चाहूंगी हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि उन्होंने अपने बालों को बचा के कैसे रखना है। कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अगर आप अच्छे बाल चाहते हैं तो आप अमल कर सकते हैं? सबसे पहले यू आर व्हाट यू ईट। सबसे पहले आप वही नजर आएंगे जो आप खाना खाएंगे। आप गंदुम बो के कांटे नहीं काटेंगे। अगर आप सेब के दरख्त पे आलू बुखारा नहीं ले सकते। इसी तरह आपने अच्छी ग़िज़ा रखने। बालों की ग़िज़ा क्या है? दूध, दही, अंडा, मछली, प्रोटीन। ठीक है, अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करेंगे, अपने जिगर को सही तरीके से, अब मतलब कि आप देखिए प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई है वो हमेशा आपके जिगर को कम कर, जिगर की जो उसकी वर्किंग है उसको ख़त्म करने और कम करने में मावन साबित होता है। तो सबसे पहले वो चीज़ें जो हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह खाते हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें। बाल अगर अच्छे चाहते हैं तो हमारी पैथी में, नेचुरोपैथी में एक चीज आती है एंटी एजिंग, तर फुला जिसे कहते हैं। हर, पहड़ा, आंवला, तीनों का आपने पाउडर बनाना है, इसके बीज निकाल लेना है। जब हम वजन पीस कर पाउडर बना के रख लें, 1 कप दही लें, 1 चम्मच आप ये हर, बहड़ा, आंवले का पाउडर इसमें मिक्स करें। दिन में एक बार, जब आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी ना हो, बहुत ज़्यादा खाली भी ना हो, आप इसका इस्तेमाल करें। वैसे आप सुबह निहार पेट भी ले सकते हैं, मगर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होता है तो वो दही थोड़ा सा मॉर्निंग में लेना अवॉइड करते हैं, तो वो अवॉइड कर लें। आप ये बना के खाना शुरू कर दें, आप देखें आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जहाँ हार्ड वाटर है वहां उसको सॉफ्ट करने का तरीका क्या है? स्टील की पतीले में आप अपना पानी उबाल लें। जब आपका पानी उबल जाए तो नीम के चंद पत्ते आप उसमें डाल दें। सही, ये आपका जो है पानी का मसला कुछ बेहतर हो गया। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए डिफरेंट मास्क जो हम बालों में आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया से ये चीजें सीखते रहते हैं, अपने बालों पे चीजें अप्लाई करते रहते हैं, उसका नुकसान भी होता है, समटाइम फायदा भी हो जाता है। तो क्या लोगों को गाइड करना चाहेंगे सबसे बेस्ट हेयर मास्क जो आप घर में बना सकते हैं वो कौन सा है? कॉफी का मास्क, जिसका मैंने रिजल्ट देखे हैं कि विद इन 3 डेज अगर आपको एक्सटर्नली इश्यूज हो तो आपके बाल गिरना रुक जाते हैं। आपने 1 चम्मच कॉफी लेना है, 1 कप दही लेना है। आप चाहें तो इसमें जो तेल आपको सूट करता है, कुछ को कोकोनट ऑयल सूट करता है, कुछ को सरसों का तेल सूट करता है, जो तेल सूट करता है 1 चम्मच आप वो इसमें मिला लें। चाहे तो पिंच हल्दी भी आप डाल दें, एंटीसेप्टिक है। इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद देखिए मैं आपको नेचुरोपैथी में एक चीज बताऊं, जब तक ये चीजें आपस में मर्ज ना हो आप बालों में न लगाए। हमारे में इतनी जल्दी होती है, यहाँ बनाया यहाँ लगाया, बिल्कुल सही कहा, फायदा नहीं हो। आप इसको आधे से 1 घंटे तक अच्छी तरह ब्लेंड करके रख दें ताकि सारी चीजें आपस में रच बस जाए। उसके बाद आप इसको बालों में लगाएं। जब आप इसको बालों में लगाएंगे तो 1 घंटा इसको लगे रहने दें। उसके बाद पहले आप जो है सिर्फ पानी से, थोड़ा सा उसमें नींबू का रस डाल के पानी से जो अपने बाल साफ करें। उसके बाद माइल्ड शैम्पू कर लें। और आपके पास कोई भी शैम्पू है, कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप सिरका और चीनी पीस कर मिला लें। आपने थोड़ा सा शैम्पू निकाला, उसमें 1/4 टीस्पून नेचुरल सिरका डाला, और आपने 1 टीस्पून के करीब या 1 टेबल स्पून तक भी, अगर आपका बाल बहुत बड़ा लंबे हैं तो आपने चीनी पीस कर डाल दी। उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और आप ये बालों में लगाएं। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके बालों की खुश्की
और आपके बालों में ये दोनों के पे काम डॉक्टर साहिबा, ये प्रैक्टिस तो मैं खुद भी करने वाली हूँ। ऑब्वियसली जो हमारे नाजरीन सुन रहे होंगे उनको तो बहुत जबरदस्त चीजें आप बता रही हैं, इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रही हैं। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, हमें असल में हेयर वॉश का तरीका ही नहीं पता कि हमने अपने बाल कैसे धोने हैं। हम डिफरेंट चीजें बालों पे अप्लाई कर लेते हैं, बालों की अपनी तरफ से हम बहुत एहतियात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा हेयर वॉश करने का तरीका इस कदर खराब होता है कि हमारे बाल टूटते भी हैं हेयर वॉश के दौरान, और जिस तरह से फिर हम उसको बाद में ड्राई करते हैं वो तरीका भी आप जानती हैं कि लोग किसी चीज का ख्याल नहीं रखते। तो ये प्रॉपर तरीका हेयर वॉश का क्या है, बालों को बाद में ड्राई करना, गीले बालों में ब्रश करना, ये चीजें भी गाइड कर दीजिएगा जरा। जी जी, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप कोई भी शैम्पू आप डायरेक्ट अपने बालों में नहीं डालेंगे। हम सबसे पहले ये गलती करते हैं कि ड्राई बालों में पहले शैम्पू डाल देते हैं, उसके बाद हम अपने बालों को गीला करते हैं। पहले आपने क्या करना है, बालों को अच्छी तरह गीला करना है। गीला करने के बाद जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करें उसको डाइल्यूट करें पानी में। उसके बाद आप उसको बालों पे फिंगर टिप से अच्छी तरीके से बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। उसके बाद उसी शैम्पू को आप जो है बालों में फैलाएं। 2 मिनट तक अच्छी तरह आप मसाज करें ताकि आपको डबल ट्रिपल शैम्पू ना करना पड़े। उसके बाद जो है आप अपने बाल रिंस कर लें। अच्छा, बाल रिंस करने में हम पानी पे पानी या शावर के नीचे खड़े होते हैं। अल्लाह ताला ने जो फिंगर्स दिए ना, इसका इस्तेमाल करें, अच्छी तरीके से बालों की जड़ों से शैम्पू को निकालें। सही। और जब आप अपने हाथ बालों अपने मतलब फिंगर्स को मिक्स करेंगे ना, जब इस पे चिपचिपाहट खत्म हो तब भी आप थोड़ा सा पानी और डालें। अगर लास्ट रिंस में आप जो थोड़ा सा सिरके वाला पानी, जो सिरका यानी 1/4 टीस्पून जो है आप पानी में डालकर, या ग्रीन टी भी बनाकर आप रख सकते हैं, वो अगर आप डाल दें तो आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन आता है। जी, तो एक्स्ट्रा शाइन का तरीका भी क्या है वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वक्त की कमी की वजह से हम इस चीज को जो है मजीद कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे सुनने वालों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वो लोग जिन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें मैसेजेस किए थे कि वो हेयर फॉल का तरीका जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से उसको कम किया जा सके, तो उनकी भी रहनुमाई कर दी है। इसी तरह से आप हमें बताते रहें क्या चीज आप देखना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, बचत बाजार। जी, तो बचत बाजार में सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं जी सेल्स कहां कहां लगी हैं। रॉयल ट्रेड पे आप जा सकते हैं, अप टू 50% ऑफ है, सेल से फायदा उठा सकते हैं। मिनी माइनर पे भी अप टू 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जा सकते हैं, सेल से फायदा उठा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन सेल्स आपने जान ली। अगला सेगमेंट आज के भाव। सब्जियों की कीमतें जानेंगे, हसन ने ज्वाइन किया है। जी हसन। शहर में जो है महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे नज़र आते हैं। अमली तौर पे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आते। और ख़ास तौर पे अब जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे जो सब्ज़ियां हैं, जिसमें अगर बात कीजिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके साथ साथ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लीमू, तो उनकी कीमतों में जो है वो इजाफे का सिलसिला जारी है। और अगर आज टमाटर की कीमत की बात की जाए तो टमाटर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से लेके और 120 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है वो 50 से 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू जो है, अगर आलू की कीमत की बात कीजिए तो आलू जो है वो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसुन जो है वो 300, जबकि अदरक जो है उसकी 4 सेंचुरियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो अगर दीगर सब्जियों की कीमतों की ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई और प्रोग्राम के स्टार्ट में कुछ नया का जिक्र मैंने आपके साथ किया था, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। वो वक्त आ ही गया है जब कुछ नया आपके सामने लाना है हमने, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ नए के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और कुछ नया हमारे पास क्या है। जी हाँ, अब आपको पता चल चुका होगा हमारे पास कुछ नया ये है जो कि लेकर आया है हमारे लिए हबीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि हबीब कुकिंग ऑयल ये कहता है कि ये दिल का मामला है। तो जब दिल का मामला होता है तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो हबीब कुकिंग ऑयल जो है ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखे हुए है, दिल के मामले को लेकर चल रहा है। तो हबीब कुकिंग ऑयल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंडेड ऑयल है जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी कुछ खासियत मैं आपको बताऊँ कि इसकी खासियत ये है कि बेहतरीन क्वालिटी का हामिल ये कुकिंग ऑयल है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखा जाता है।
हबीब कुकिंग ऑयल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राइंग के लिए, और इसके साथ साथ इसको आप सौते करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसकी दीगर खुसूसियात जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हबीब कुकिंग ऑयल ना सिर्फ कोलेस्ट्रोल से बचाव के लिए बेहतरीन ऑयल है, बल्कि दिल की बीमारियों से भी महफूज रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल जो है वो डबल रिफाइंड ऑयल है और क्वालिटी में भी बेहतरीन है, अल्ट्रा रिफाइंड है, प्योर है। हबीब कुकिंग ऑयल जो है कोलेस्ट्रोल से पाक है और दिल की सेहत के लिए ये बेहतरीन है। हबीब कुकिंग ऑयल रोज़मर्रा सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये जब सब खुसूसियात होती हैं तो मेरे ख्याल से बेहतरीन चीज़ें बनाई जाती हैं, मज़े मज़े के पकवान बनाए जाते हैं। और हबीब कुकिंग ऑयल से आज हम मज़े का पकवान क्या बनाने वाले हैं ये हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ मारूफ शेफ़ जहांगीर हुसैन मौजूद होंगे, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जी, तो हबीब कुकिंग ऑयल की मदद से हम मज़े मज़े के खाने अपने नाजरीन के साथ शेयर करने वाले हैं। तो हबीब कुकिंग ऑयल दिल का मामला है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। अब इस ज़बरदस्त ऑयल से आप किस तरह से मज़े के खाने हमारे लिए बना रहे हैं? आज की जो हमारी रेसिपी है वो बड़ी क्विक रेसिपी है, बड़ी इजी है, बड़ी फेमस रेसिपी है। तो हम जाएंगे अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी का नाम जो है वो डिश का वो है हैदराबादी हांडी है, जिसको हम सर्व कर रहे हैं बटर राइस के साथ। सही, ठीक है। और ये हैदराबादी जो हांडी है हम उसके लिए यूज़ करेंगे हबीब नाशपाती। घी में बनेगा, वो बहुत अच्छा टेस्ट टेक्सचर उठेगा। सही। आप ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं। तो अभी हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे अपनी फ्लेम ऑन करने के फौरी बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा चिकन। मैं इंग्रेडिएंट्स नाज़रीन को बताता जाऊँ। उसके लिए हमें चाहिए दो तरह की ग्रेवी यूज़ होती है। एक हम वाइट ग्रेवी बनाते हैं जो मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी प्रिपेयर की हुई है। उसके लिए हमें चाहिए दूध, बटर, काजू चाहिए, मिक्स गरम मसाले उसमें ऐड होते हैं, प्याज है, अदरक है, लहसुन है। सही। वो मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम चिकन को कुक करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए पैन को हम करेंगे गरम। जब तक सही, पैन को हमने गरम करना है। तो पैन हमारा गरम हो रहा है, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। आज की हमारी रेसिपी हैदराबादी हांडी और बटर राइस। एक बार फिर से रुक करेंगे जहांगीर की जानिब। जी जहांगीर। मेरा पैन ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हबीब नाशपाती। ये 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा। जब तक वो ये गरम होता है नेक्स्ट स्टेप है हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक जिंजर का पेस्ट। वो तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें ऐड करेंगे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसको थोड़ी देर सौटे करेंगे। ठीक है। जैसे ही ये ऑलमोस्ट सौटे हो जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कुकिंग और कॉन्टिनेंटल कुकिंग में थोड़ा डिफरेंस है। कॉन्टिनेंटल में हल्का सा सौटे करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी में थोड़ा सा इसको ब्राउन करना पड़ता है। थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। ओके, ठीक है। ये जैसे ही हमारा ब्राउन होना शुरू होगा देन हम ऐड करते हैं इसके अंदर ये तकरीबन 400 ग्राम चिकन है। सही। ये क्यूब कटिंग में कटा हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स हैं चिकन के। ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। इसको आपने मुसलसल मिक्स करते रहना। जी। अब हम इसको थोड़ी देर वेट करवाएंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। जब तक चिकन टेंडर हो रहा है उतनी देर हम अपनी जो वाइट ग्रेवी है उसको फाइनल कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको रेसिपी बताई थी, अब हम इसको ब्लेंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। ओके। इसमें अनियन है, काजू है, 4 मगज है, गार्लिक है, जिंजर है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। जी, तो एक तरफ ब्लेंडिंग आप देख रहे हो रही है, दूसरी तरफ हमारा चिकन जो है वो भी रेडी हो रहा है और मज़े की रेसिपी मुझे तो लग रही है। अब देखते हैं कि जहांगीर इसको कितनी देर में तैयार कर लेते हैं। जहांगीर मुझे बताइएगा ये कम टाइम में तैयार हो जाती है रेसिपी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एकदम से हमारे मेहमान आ गए और हमें जल्दी से कुछ बनाना पड़ गया। मैंने इसीलिए शुरू में आपको बोला ये क्विक रेसिपी है, ये टाइम टेकिंग नहीं है। कोई भी रेसिपी के लिए इधर मैं अपने नाजरीन को एक टिप देता जाऊंगा, जब भी आप घर में कुकिंग करें कोशिश करें सबसे पहले उसकी तैयारी करें, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में प्रोफेशनल लैंग्वेज में मिज़न प्लस कहते हैं। जब आपका मिज़न प्लस रेडी होगा आप थोड़ी देर में अपनी जो डिश है उसको फाइनल कर सकते हैं। जैसे ऑलमोस्ट जहांगीर ने ये चीज़ें रेडी करके रखी हैं और हम जल्दी से अपनी रेसिपी इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप रेडी रखा करें घर में। अभी नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो की प्यूरी। ठीक है। ये टमाटो है, फ्रेश टमाटो, इसको हमने ब्लेंड किया है। ये तकरीबन ½ कप के करीब इसके अंदर
टमाटो प्यूरी हम ऐड ठीक है जी, हाफ कप इसमें आप ऐड करेंगे और फिर से आप देख रहे हैं कि इसको आपने मिक्स अच्छी तरह से कर लिया। जी बिल्कुल। जब तक को ये कुकिंग हो रही है तब हम उतनी देर अपने सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग के लिए हमें चाहिए चिली पाउडर। ओके, ये जाएगा तकरीबन 3 से 4 ग्राम के करीब। 3 से 4 ग्राम के करीब। और कुछ लोग स्पाइसी भी खाते हैं। इसके लिए क्रश चिली है स्पाइस बढ़ाने के लिए। ये तकरीबन 1 से 2 ग्राम हम क्रश चिली इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। साथ में ये मेरे पास ड्राई कोरिएंडर है, क्रश किया हुआ सूखा धनिया, वो हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 ग्राम। ठीक हो गया। साथ में मेरे पास इसी तरह जीरा है, ये भी क्रश किया हुआ है, पाउडर नहीं क्रश है मैम। ओके जी, वो भी 1 से 2 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, और साथ में हम सॉल्ट डालेंगे एज पर टेस्ट। ठीक है जी, हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू से भी अगर आप देखें तो ये हमारी चिकन हांडी जो है, ये जो हैदराबादी हांडी, ये बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये है, ये हम दूध, बटर, क्रीम और बड़ी रिच ग्रेवी इसकी बन रही है, जिसके अंदर हमने नट्स यूज किए हैं। तो इस यानी सिचुएशन सेहत से भरपूर जितनी भी अशिया हैं उसका इस्तेमाल हैदराबादी हांडी में हो रहा है। और फिर जब आप इसको बना रहे हैं हबीब कुकिंग ऑयल में तो इसका तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना जहांगीर? अभी उसके साथ एक तरफ हमारी हांडी रेडी हो रही है, दूसरी तरफ हम चलेंगे बटर राइस की तरफ। उसके लिए हम पैन गरम कर लेंगे। जब तक को हमारी हांडी मतलब टमाटो का जो पानी हमने प्यूरी का डाला है, जब तक को वो मिक्स होगा हमारी ग्रेवी के साथ, मतलब कि वो अपना पानी ड्राई होगा, चिकन के साथ मिक्स होगा, तब तक हम उतनी देर में अपने राइस रेडी कर लेंगे। नॉर्मली कितना टाइम ये लेता है? ये मैक्सिमम 3 से 4 मिनट अगर हाई फ्लेम है, अगर मीडियम फ्लेम है 5 से 7 मिनट में ये प्रिपेयर हो। ठीक है, तो ये तो टाइम भी बहुत कम है जी। और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये मिक्स हो चुका है। जी मैम, ये अब थोड़ी सी देर और हम कुक करेंगे ताकि जो टमाटो है वो प्रॉपरली अपना पानी ड्राई कर ले। ठीक हो गया। उतनी देर हमारा ये ऑलरेडी पैन हमने रख दिया है, इसमें हम ऐड करेंगे बटर। बटर राइस बनाना इज वेरी सिंपल। बटर की क्वांटिटी हम इसमें कितनी? क्वांटिटी इसमें तकरीबन 20 ग्राम के करीब जाएगी, क्योंकि ये ठीक है जी, 20 ग्राम के करीब। ओके, तो बटर राइस के अंदर हमें बटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ओके, जब तक हमारा बटर मेल्ट होता है, ये मैं अपने नाजरीन को बताता जाऊं कि ये ऑलरेडी मैंने चावल पहले से बॉयल करके रखे हैं। ये फ्रेश बॉइलिंग का मेथड मैं आपको बता दूं, खुले पानी में हमेशा चीज़ को बॉयल किया जाता है। पानी को बॉयल करते हुए उसके दौरान आपने सॉल्ट डालना है और उसके बाद आपने विनीगर ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं। और बटर या ऑयल ऐड करें, उसकी हमें हेल्प ये होती है कि जब आप ऐसा करते हैं चावल साफ और खुला और खिला हुआ बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जी हमारा बटर गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। जी, तो बटर जब आपका गर्म हो जाए तो उसमें आपने बॉइल्ड राइस ऐड कर दी। बिल्कुल। चावल जो हैं ये मेरे पास 1 कप के करीब हैं। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करना चाहते हैं तो आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट हमने ड्यूरिंग बॉइलिंग भी डाला है, तो इसलिए हमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे बटर राइस ऑलमोस्ट रेडी हो और गए। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी ये बना भी नहीं, मैं पहले इसको टेस्ट कर लूँगा। ये देखें, हमारी टमाटो भी ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, चिकन भी हमारा कुक हो चुका है। अब चलेंगे हम अपनी ग्रेवी की तरफ। ये जो वाइट ग्रेवी हमने हमने पहले ब्लेंड किया था, अब हम ग्रेवी की तरफ अब ये ग्रेवी को ब्लेंड करने के बाद ये वाइट ग्रेवी हम इसके अंदर ऐड कर दी। और इसकी कितनी क्वांटिटी रखनी है हमने जहांगीर? तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है इसमें। ठीक है। टेबलस्पून जो होता है, मे बी नाजरीन को इस चीज़ का आइडिया है कि नहीं, टेबलस्पून जो होता है 1 टेबलस्पून 15 ग्राम का होता है। तो 4 टेबलस्पून इट मीन 60 ml या 60 ग्राम के करीब आप इसमें ऐड करेंगे। इसको अब हम थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि जो हमने वाइट ग्रेवी इसमें ऐड की है वो भी टमाटो ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सही। जब तक ये कुक हो रही है तब तक हम अपनी प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। सही। प्लेटिंग के लिए मैंने एक ब्लैक प्लेट की सिलेक्शन की हुई है। ओके। ठीक है, जब तक ये कुक होगा हम अपने राइस वगैरह सेट करते हैं। राइस के लिए लेंगे हम एक बाउल। जहांगीर, हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 3 मिनट के करीब रह गया, तो मैं चाहूंगी आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। और मैं अपने नाजरीन को हबीब कुकिंग ऑयल के हवाले से ये भी बताती चलूं कि विटामिन A, D और E से भरपूर हबीब कुकिंग ऑयल है। और खुशबू से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हबीब कुकिंग ऑयल की वजह से हमारी ये ज़बरदस्त रेसिपी जो है मज़ीद ज़बरदस्त बन चुकी है। और इसकी क्वालिटी जो है वो आपके सामने है कि हम खुशबू से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोलेस्ट्रोल से पाक है मुकम्मल तौर पर, दिल की बीमारियों से हबीब कुकिंग ऑयल आपको महफूज रखता है और मज़े मज़े के खाने आप इससे बना सकते हैं। जैसा कि आज हमारे सामने बहुत ही ज़बरदस्त खाना जहांगीर ने बनाया है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहांगीर जो है उसको ऑलमोस्ट
अब आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से आपने इस हैदराबादी हांडी और बटर राइस को कंप्लीट करके इसकी ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन के लिए इसका जो फाइनल टच है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये थोड़ा रिच नट्स वगैरह है, मैंने ऑलरेडी नट्स रोस्ट करके रखे हुए हैं। ये मेरी हांडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसको हम अब प्लेटिंग में बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है इसकी। और अब हम जाएंगे इसके फाइनल टच की तरफ। हमारे घरों में अक्सर ये होता है, हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका टेस्ट में बहुत मजे का खाना जब तक अच्छा दिखेगा नहीं तब तक वो उस तरह से हमें लगता नहीं कि खाना मजे का बना है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन। गार्निशिंग के लिए क्या क्या चीजें आप गार्निश के लिए मैंने रोस्टेड कैशू नट्स लिए हैं, रेजन्स लिए हैं, और साथ में रोस्टेड पिस्ताचियो है। ये बड़ी ही, वो मैंने आपको बोला, रिच है रेसिपी। इसमें हम ऐड लगाएंगे थोड़ा सा लेमन, साथ में हमारे पास कटी हुई ग्रीन चिली, साथ में मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा बेबी मिंट, जो मिंट के ऊपर वाला पार्ट होता है वो, ये हम अरेंज करेंगे। साथ 2 पीस लेंगे, हमारे पास हैं कोरिएंडर के। और ये हमारी रेसिपी जो है ऑलमोस्ट, जी, तो ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी तैयार हो गई है और ये मजे की रेसिपी आप देख सकते हैं, जिसकी खुशबू बहुत जबरदस्त लग रही है हमें। तो जहांगीर, मुझे तो लग रहा है ये बहुत मजे का खाना बनने वाला है। तो एक दफा से मैं अपनी प्रोड्यूसर साहिबा को कहूंगी रेसिपी करीब करके हमारे नाजरीन को दिखा दें कि जब ये मुकम्मल हो गई है तो ये कितनी खूबसूरत लग रही है और इसकी खुशबू इसे मजीद मजेदार बना रही है। मुझे ये बताइएगा, अब आपने इसकी सर्विंग करनी है, इसको आपने कौन सी सॉसेस भी अक्सर लोग जो है इसके साथ अगर आप करना चाहते हैं, जैसे हमारे अक्सर घरों में मिंट चटनी पड़ी होती है, वो यूज कर सकते हैं आप। टैमरिंड चटनी यूज कर सकते हैं, बट वो साइड्स हैं। बट मेन चीज हमने राइस, आप उन्हें रख सकते हैं। आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकती हैं, आप इसको रोटी के साथ सर्व करती हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये है कि हमने इसको बटर राइस के साथ किया, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि रिच नट्स हैं और साथ में बटर है। ये बहुत हेल्दी डिश है आजकल के सिचुएशन में, अगर आप इसको घरों में बनाते हैं। क्योंकि आपने आजकल कुव्वत मुदाफ़त का खास ख्याल रखना है। तो हमारी आज की डिश तो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। जहांगीर, थैंक यू सो मच। ये डिश हमारी मुकम्मल तैयार हो गई है, लेकिन ये डिश जब हमने तैयार की तो हमने ये देखा कि आपकी सेहत का ख्याल हमने किस तरह से रखना है, जिसमें सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया हबीब कुकिंग ऑयल को। और हबीब कुकिंग ऑयल के बारे में मैं आपको ये बताती चलूं कि हबीब कुकिंग ऑयल जो है रोजमर्रा की सेहतमंद रूटीन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और बार बार हबीब की जानिब से कहा जाता है कि जिस सेहत का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये दिल का मामला है, तो खास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हबीब कुकिंग ऑयल जो है वो तैयार किया गया है, जो कि रिच है विटामिन ए, डी और ई से। और जब हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करके आप इतनी मज़े की रेसिपी बनाएंगे तो मेरे ख्याल से आपका घर का किचन जो है वो जगमगा उठेगा। और वो जो मज़े मज़े के खाने होते हैं, कहा जाता है कि जी फलां लोग मज़े के खाने बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, तो ये राज हम इसी तरह से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। रेसिपीज बताएंगे हमें जहांगीर, डेली बेसिस पर मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करेंगे और हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए आपकी सेहत का ख्याल हम रखते रहेंगे इसी तरह से। वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।